वेलकम टू शुभम ई क्लासेस दोस्तों। और आज हम करेंगे आपके आर्मी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इससे पहले 5 अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो उनको भी जाकर ज़रूर देखना। और ये सभी के सभी आपके एमसीक्यू में है। आपका एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है पूरे 50 प्रश्नों का, ठीक है। इसके अंदर 4 सेक्शन है। भाग 1 आपका सामान्य ज्ञान है, भाग 2 सामान्य विज्ञान, भाग 3 आपका गणित है और भाग जो 4 है वो आपका रीजनिंग है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा ही पेपर डिज़ाइन किया है जैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आता है। उम्मीद करूँगा कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, इन क्वेश्चंस के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक लेना। साथ साथ आपको आंसर बताना है मेरे बताने से पहले और देखना है आपके कितने ठीक हो रहे हैं, आपका लेवल क्या है। पहला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की। ऑप्शन आपके सामने सारे स्क्रीन पे हैं और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो पेरिस शहर जो है यह सीन नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन जो सी है इसका भी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो नालंदा विश्वविद्यालय देखिए ये जो है वह बिहार में स्थित है। ये आपके एग्जाम में आ चुका है पहले और इसकी स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। 5 है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है। तो अगर आपने इसका ऑप्शन सी आंसर चूज़ किया है तो आपका उत्तर जो है वो बिल्कुल सही है। नर्मदा नदी के किनारे जो है सरदार सरोवर परियोजना। क्वेश्चन नंबर 6 है, मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आर के नारायण के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। यदि आपने ऑप्शन डी का चुनाव किया है तो आपने बिल्कुल सही चुना है। प्रश्न नंबर 8, प्रसिद्ध खेल बेसबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। तो देखिए मैकमोहन रेखा जो है वह भारत और चीन के मध्य स्थित है, यह उनका बॉर्डर कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया। तो दिल्ली चलो का नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था। तो देखिए प्रथम विदेशी यात्री की हम बात करेंगे तो ऑप्शन ए फहान जो है यह बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रथम विदेशी यात्री जो है वो फहान था और यह चीन का विदेशी यात्री था। अगर आपसे यह भी आ जाए कि भारत में आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था तो वो भी फहान था, ठीक है। कुछ लोगों को डाउट है मेगस्थनीज के ऊपर, है ना। कुछ बुक्स में मेगस्थनीज भी दे रखा है बट मेगस्थनीज से पहले फहान आया था, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है। तो विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन जो बी है वो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा है 13, जापान की संसद का नाम क्या है। और ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए, है ना। स्टैटिक जीके का पार्ट है और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। तो जापान की संसद का नाम क्या है, डायट है। ऑप्शन बी चूज़ किया है तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिएगा सार्क का जो मुख्यालय है वो है आपके काठमांडू, नेपाल में। परंतु ढाका के अंदर सार्क की पहली जो है वो मीटिंग हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला सार्क सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में हुआ था और सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। और वीडियो ख़त्म होने के बाद अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें कि आपका जो स्कोर है वो कितना है, आपकी तैयारी कितनी है। क्वेश्चन नंबर 15, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था। तो देखिएगा श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी श्रवण बेलगोला। और मृत्यु से पश्चात इन्होंने जैन धर्म अपनाया था। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो भाग 1 कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमारा भाग 2 है जो कि सामान्य विज्ञान का है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 16, एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है। जल्दी जल्दी जल्दी, तो इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है वास्तविक प्रतिबिंब। ऑप्शन बी अगर चूज़ किया है तो बिल्कुल सही जवाब है जी। क्वेश्चन नंबर 17 है, आवृत्ति को किस में मापा जाता है। तो आवृत्ति को मापते हैं हम हर्ट्ज में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 18 है, हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है। और इसके तो 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता ही होगा, है ना। तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, हीमोग्लोबिन जो है
इसकी वजह से रक्त का रंग जो है वो लाल होता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ पर भी आपके दो प्रश्न बनते हैं कि जो यकृत है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है, बट अगर आपसे प्रश्न में अंतःस्रावी ग्रंथि पूछ ले कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तब आप थायराइड को सही जवाब देंगे। प्रश्न संख्या 20, सूर्य से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? और वेरी सिंपल है, ऑप्शन जो है डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन डी यानी कि विटामिन डी जो है सूर्य से प्राप्त होता है। 21 है, इंद्रधनुष में कुल रंगों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 7। 22, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे जे थॉमसन। तो ऑप्शन सी अगर आपने चूज़ किया है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। 23 है हमारा प्रश्न, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान सबको पता होगा 7.4। 24, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जिसको इंग्लिश में बोन मैरो भी कहा जाता है। 25 है, डेसिबल किसकी इकाई है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये तो डेसिबल जो है यह ध्वनि की इकाई है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। और देखिए आज का जो हमारा टेस्ट है वो इतना हार्ड नहीं लिया मैंने, क्योंकि मैंने जो पिछला टेस्ट आपका बहुत थोड़ा सा हार्ड किया, मैंने आपके टेस्ट ले लिया, आपके कमेंट आने लग गए कि ये जो सिलेबस है वो आर्मी का है ही नहीं। ठीक है, तो शायद आप लोग ही नहीं चाहते कि मैं जो आपका टेस्ट है थोड़ा हार्ड लेवल बनाऊँ, थोड़ा अच्छे लेवल बनाऊँ, है ना। आप लोग चाहते हैं कि जो है 50 क्वेश्चन में से 40-45 क्वेश्चन ठीक कर दें हर बार। ठीक है, तो आसानी टेस्ट लीजिए। बाकी अगर आपके कमेंट आएंगे तो फिर मैं थोड़ा टेस्ट का लेवल बढ़ाऊँगा जो नेक्स्ट टेस्ट हमारा होगा। ठीक है, तो सब आपके कमेंट पे डिपेंडेबल है ना, जो आप बोलेंगे वैसा ही हम लोग करेंगे। 26 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और पहला एंटीबायोटिक भी पेनिसिलिन था। 27 है, चींटी के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के अंदर पाया जाता है फार्मिक अम्ल। ऑप्शन सी इसका सही होगा। 28 है, बिजली के बल्ब में भरी होती है। तो बिजली के बल्ब में जो गैस भरी होती है वो कौन सी होती है? आर्गन होती है। और आर्गन जो है यह एक अक्रिय गैस होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 29 है, निम्न में से कौन सी धातु नहीं है? कौन सी, सॉरी यहाँ पे हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया। निम्न में से कौन सी अधातु नहीं है, आपको ये क्वेश्चन देखना है। ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, माफ़ी चाहूँगा। तो कौन सी अधातु नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन बी जो पारा है वो क्या है? यह द्रव धातु है ना, द्रव अवस्था में पाई जाती है और यह एक धातु है, अधातु नहीं है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। 30 क्वेश्चन है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो ध्वनि जो है यह अनुदैर्घ्य तरंग है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं? तो यह कार्बन के क्या हैं? अपरूप हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? तो कौन सी होती है जी? तो वो होती है एसिटिलीन, राइट। 33, निम्न में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? कुचालक समझते होंगे, जहाँ से बिजली पास नहीं होती। तो विद्युत का कुचालक होगा शुद्ध पानी। शुद्ध पानी जो है वो विद्युत का कुचालक होता है। अब आप ये मत सोचना कि जो आपके घर पानी आता है अगर आप उसमें बिजली ट्राई करेंगे तो आपको करंट लगेगा, है ना, क्योंकि वो बिल्कुल शुद्ध पानी नहीं होता है। 34, निम्न में से किसको धावन सोडा के नाम से जाना जाता है? तो धावन सोडा के नाम से जानते हैं किसको? सोडियम कार्बोनेट को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। और देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर हम बात करेंगे तो ये होता है खाने का सोडा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सोडियम क्लोराइड NaCl तो नमक होता है, ये भी आपको पता होगा, है ना। 35 है और हमारा साइंस का लास्ट क्वेश्चन है, वायु दाब मापने का उपकरण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है भाई? बैरोमीटर कहलाता है। बैरोमीटर की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो टोरिसेल्ली के द्वारा की गई थी, है ना। अब आते हैं हमारे यहाँ पे भाग 3 यानी कि गणित के प्रश्नों पर। और देखिए गणित के प्रश्नों के लिए आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है भाई, क्योंकि ये आपका टेस्ट हो रहा है, मैं यहाँ पे आपको लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, है ना। आपको बताना है आपका स्कोर कितना हुआ है। और देखिए आपको फ्री में ये मॉक टेस्ट मिल रहा है, तो आप इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो आर्मी की तैयारी कर रहा है तो उसको हमारा वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है
तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं, है ना। और देखिए इसकी PDF भी मैंने बनाई है ना। तो यानी कि आपको PDF के रूप में भी ये आपको टेस्ट मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। 2 चैनल हैं हमारे टेलीग्राम पर, एक हमारा डाउट डिस्कशन है जिसमें हम डाउट डिस्कस करते हैं, है ना। अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट है तो आप वहाँ पे क्वेश्चन अपलोड कर सकते हैं, आपको वहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और एक हमारा चैनल है जिस पे आपको ये PDF मिलेगी। तो आपको दोनों चैनल वहाँ पे ज्वाइन कर लेने हैं। इसकी PDF इस वीडियो को कंप्लीट होते ही मैं वहाँ पे डलवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, आयत के परिमाप का सूत्र बताइए। तो देखिए आयत का क्षेत्र, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होगा, ये होगा आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों फॉर्मूले का कोई भी मतलब नहीं है। तो यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा आयत के परिमाप का वो होगा ऑप्शन बी वाला, ठीक है। ऑप्शन बी अगर आपने चूज़ किया है तो आपका उत्तर जो है वो बिल्कुल सही है। ये होता है आयत के परिमाप का सूत्र। क्वेश्चन नंबर 37, एक धनराशि 2 वर्ष पश्चात 1040 रुपये हो जाती है। यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपये हो तो ब्याज की दर क्या होगी, ठीक है। तो साधारण ब्याज के ऊपर तो मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो दे चुका हूँ, पूरा की पूरा। अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो उससे बाहर आपका कोई प्रश्न जाएगा ही नहीं। तो देखिए अगर आपको दर निकालनी हो तो इसका आपको सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करना होता है, सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100, यानी कि साधारण ब्याज गुणा 100, नीचे हमारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन गुणा टाइम। तो देखिएगा 2 साल का साधारण ब्याज कितना है भाई, 40 है ना। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला ही पुट कर देता हूँ, 40 साधारण ब्याज है तो 40 गुणा 100 कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। और प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। तो देखिएगा कोई धनराशि 2 वर्ष में अगर 1040 हो रही है तो इसके अंदर तो 40 साधारण ब्याज भी जुड़ गया है क्योंकि ये मिश्रधन हो गया है ना। तो अगर मैं 1040 में से 40 निकाल दूं तो हमारा कितना बचेगा, 1000 बचेगा। और ये 1000 क्या है, हमारा मूलधन है। तो प्रिंसिपल और समय हमारा 2 साल का है तो हमने 2 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिएगा 3 जीरो से आप ऊपर की 3 जीरो कैंसिल कीजिए, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 2% आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपने ऑप्शन ए चूज़ किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया है। 38 देखिए, किसी वृत्त का परिमाप 44 सेंटीमीटर है। परिमाप समझते होंगे, परिधि, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिएगा इसमें आपको दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए। जो वृत्त का परिमाप होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr और वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा अब 2πr को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 होती है और यहाँ पे गुणा करूँगा मैं r से, ठीक है। यानी कि ये परिमाप का फॉर्मूला हो गया और परिमाप आपको दे रखा है कितना, 44 सेंटीमीटर, ठीक है ना जी। अब देखिए 22 दूनी कितने होते हैं, 44 होते हैं। तो 44 से आपका ये 44 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपकी r की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि आपकी जो वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, ओके। तो अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला पुट करना है क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो देखिएगा 22/7 जो कि पाई की वैल्यू होती है और r आपका 7 है तो आप क्या करेंगे, 7 गुणा 7 करेंगे क्योंकि 7 का स्क्वायर है। तो 7 से आपका 7 कट गया। अब 22 को अगर आप 7 से गुणा करेंगे तो वो कितना आएगा, 154 आएगा। तो ऑप्शन ए अगर आपने चूज़ किया है तो आपका उत्तर जो है वो बिल्कुल सही है जनाब। प्रश्न संख्या 39, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 4080 यानी कि 4080 रुपये में 15% हानि पर बेची। यदि 15% लाभ पर बेचे तो कितने रुपए उसको मिलते। तो देखिएगा आपको पता होगा कि जो हानि होती है वो क्या होती है, 100 माइनस लॉस होती है, और लाभ होता है वो क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट होता है। इतनी चीज़ें आपको पता होंगी। अब सॉल्यूशन पे चलते हैं कि कोई गाड़ी 4080 पता नहीं क्यों बार बार आ रहा है, 4080 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है। यानी कि ये जो 15% है ये हानि है, इसको हम 85 लिख सकते हैं क्योंकि ये हानि है ना। हानि 100 माइनस लॉस होती है, यानी कि 85% की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 4080 रुपये। अगर उसको 15% लाभ पर बेचे तो 15% लाभ को हम 115 लिख सकते हैं ना, क्योंकि लाभ 100% 100 प्लस लाभ होता है। और हमको x यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है बस।
अब आपको क्या करना है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे 4080 गुणा 115 और नीचे आपका आएगा 85 इंटू एक्स, है ना। तो अब इसको सोल्व कीजिए। आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 5 एकम 5, 5 7 35, ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 17 से कैंसिल होगा, 17 दूनी 34, है ना, और 17 चौके 68, यानी कि 240 यहाँ पे आ गया। अब 240 को अगर आप 23 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो आपका आएगा यहाँ पे 5520। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल सही होगा, ठीक है। उम्मीद करूँगा आपने आंसर सही निकाला होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक परीक्षा में 360 विद्यार्थी हैं, उनमें से 45% फेल हो गए, तो पास हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो देखिएगा, कुल विद्यार्थी हैं 360, अगर 45% फेल हो गए तो बचे कितने, 55% बचे ना, क्योंकि ये तो प्रतिशत तो हम 100 में से लेंगे। अगर 45% फेल हो गए तो 55% बच गए, और ये 55% क्या होंगे, ये पास वाले विद्यार्थी होंगे, है ना। सिंपल सी बात है, ये 55% आपके पास वाले विद्यार्थी होंगे जी। तो यानी कि आपको क्या करना है, 360 में 55% की आपको जो है वो वैल्यू निकालनी है। 360 का 55% निकालेंगे आप सीधा, और आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा, है ना। तो सॉल्व करते हैं, 0 से आपकी 0 कैंसिल हो गई, सिंपल सी बात है। नीचे आएगा 5 दूनी 10 और ऊपर कैंसिल होगा 11 टाइम में, ठीक है। अब 36 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 3636, है ना। यहाँ पे आ जाएगा आपका 396। तो 396 को आपको फिर 2 से भाग भी करना है, ठीक है। तो 2 से आप भाग करेंगे, आप 2 से सीधा 18 भी काट सकते थे यहाँ पे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 एकम 2, 2 निम 18 और 2 अट्ठे 16, तो 198 जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, एक शंकु जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन क्या होगा। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r/2h, ठीक है। तो पुट करते हैं फॉर्मूला भाई, 1/3 पाई को हम क्या लिखेंगे, 22/7, है ना, और r2 यानी कि 21 गुणा 21 और h हमारा 1 है, ठीक है। ये हो गया इतना सा। अब क्या करना है आपको, देखिएगा नीचे 7 या 21, तो 21 यहाँ पे हो रहा है, तो 21 से आपका 21 जो है वो कट गया। तो अब आपका क्या बचा यहाँ से, 22 गुणा 21 बच गया, यही बच गया। अब आप 22 गुणा 21 गुणा कर लीजिए और आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो गुणा भी कर लेते हैं हम यहाँ पे आ गया आपका 2 2, नीचे गुणा का निशान, यहाँ पे आ गया आपका 4 2, तो यानी कि 4 4, तो आपका 462 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन बी अगर आपने चूज़ किया है तो वो बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए सारे क्वेश्चन आपको सोल्व कराऊंगा जितने यहाँ पर हमने ऐड किए हैं, उससे पहले आपको ये खुद सोल्व करने हैं। 42, ए किसी काम को 15 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में तथा सी उसी काम को 60 दिन में करता है, तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए, ए किसी काम को 15, बी उसी काम को 20 दिन और सी उसी काम को 60 दिन में करता है। अगर मैं इनका एलसीएम लूँगा तो वो होगा हमारा 60, और ये 60 क्या होगा, ये होगा टोटल काम, ठीक है। इनका जो एलसीएम होता है वो कुल वर्क होता है। तो देखिएगा 15 चौके 60 होता है, 20 तिया 60 होता है और 60 एकम 60 होता है, यानी कि 4 3 1 क्या आ गई, ये इनकी क्षमताएं आ गई। अब मैं कुल काम को कुल क्षमता से डिवाइड करूँगा तो हमारा समय आ जाएगा। तो देखिए 4 3 7 और 1 8, यानी कि 60/8। अब 60 को अगर मैं 8 से भाग करूँगा तो यहाँ पे हमारा आएगा 8 7 56 और 8 5 40, यानी कि 7.5। तो अगर आपने ऑप्शन ए चूज़ किया है 7.5 तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से किस संख्या का 20% 40 होगा। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं आपके एग्ज़ाम में। अगर आपने लेवल देखा होगा तो आपके लेवल से आज बिल्कुल भी जो हमारा टेस्ट है वो इधर उधर नहीं गया है, बिल्कुल आपके लेवल पे है। तो आपको बताना है आपका स्कोर रियलिटी में कितना है, ठीक है। कोई चीटिंग नहीं कि 50/50 लिख रहे हैं चाहे आपका स्कोर 40 आ रहा हो, ऐसा नहीं, ठीक है।
तो देखिएगा किस संख्या का 20% 40 होगा। यदि मैं वो संख्या x मान लूँ, ठीक है, तो x का 20% यानी कि 20/100, इसकी हमको वैल्यू दे रखी है 40, है ना। तो देखिएगा 20 एकम 20 और 20 दूनी 40, तो ये 100 इधर जाके 2 में गुणा हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 200 आ गई। तो ये 200 हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, और ऐसे ही करते करते आपकी सीरीज है और लास्ट में आपका 99 है +99। आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए इसका एक छोटा फॉर्मूला होता है, अगर आपकी ऐसे ही कोई सीरीज चल रही है और उनका आपको जोड़ बताना हो, है ना, यानी कि लगातार n संख्याओं का योग। ये n मतलब क्या होता है, जो लास्ट संख्या है। लगातार n संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है n गुणा n + 1, इसको हम भाग कर देते हैं 2 से, तो ये लगातार n संख्याओं का टोटल आ जाता है। ये आपको इतना सा पता होना चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। अगर आप पहला ही चैप्टर उठाएंगे नंबर सिस्टम, तो आपको ये 100% देखने को मिलेगा। तो देखिएगा n हमारा कितना है भाई, 99 है ना। 99 गुणा, अब 99 + 1 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 100 कर देंगे और भाग किससे करेंगे, हम 2 से करेंगे। ठीक है, तो 2 से हम भाग करेंगे तो ये कट गया 50 टाइम में। अब 99 को आपको क्या करना है, 50 से गुणा करना है, तो गुणा कीजिए। 5 नहीं 45, हासिल 4, 5 नहीं 45 और 4 49, तो 4950 जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अगर आपने ऑप्शन ए चूज़ किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है। ऐसे ही प्रश्न में आपका 1 का स्क्वायर भी आ सकता है, 2 का स्क्वायर भी आ सकता है, पर उसके लिए आपका फॉर्मूला दूसरा है। उसमें ये फॉर्मूला मत अप्लाई करना। ये फॉर्मूला वहीं अप्लाई होगा कि लगातार n संख्याओं का योग, है ना, n संख्याओं के वर्गों का योग नहीं, ना n संख्याओं के घन का योग। लगातार n संख्याओं के योग में आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n गुणा n + 1 भाग 2। नेक्स्ट 45 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके मैथ का, कि 3 के प्रथम 15 गुणजों का औसत क्या होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन तो मैं आपको हमेशा वीडियोस में करवाता रहता हूं, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो देखिए पहला गुणज होगा 3, दूसरा गुणज होगा 6, तीसरा गुणज होगा 9, और ऐसे ही करते करते जो 15वां गुणज होगा वो कितना होगा, 15 तिया 45, यानी कि आखिरी गुणज होगा 45। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि जब भी इनके बीच में अंतर समान हो, यानी कि सबके अंदर 3 का ही गैप होगा, क्योंकि सभी 3 के गुणज हैं, तो इनके एवरेज निकालने का सूत्र होता है पहली संख्या, है ना, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइड बाई 2। तो ये होता है इनके एवरेज निकालने का सूत्र, यदि संख्याओं के बीच में अंतर समान हो। ठीक है। तो पहली संख्या कितनी है, 3 है, और आखिरी संख्या कितनी है भाई, 45 है। तो 45 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 48 हो गया, और 48 को आपको 2 से भाग कर देना है ना। तो यहाँ पे होगा 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, तो यहाँ पे 24 जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। ऑप्शन में किसी में भी 24 नहीं दिया गया, ऑप्शन गलत पुट हुआ है, आप किसी को भी एक को 24 बना लें। ठीक है। तो यहाँ पे जो 24 है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा भाग 4, और भाग 4 में हम करेंगे रीजनिंग। तो देखिएगा यहाँ पे आपके सामने रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हैं, और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन खुद सेट किए हैं, तो कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही सेट किए हैं। थोड़ा सा आपको दिमाग चलाने पर मजबूर ज़रूर करेंगे, तो वीडियो को पॉज करके पहले आंसर देना है, क्योंकि मैं आपको आंसर डायरेक्ट बताने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे सीरीज क्या बन रही है, 3 गुणा 4, 3 चौके 12, 7 अट्ठे 56, तो 8 निम कितना होगा भाई, 72 होगा। यहाँ पे आपकी ऐसी सीरीज चल रही है, नंबर को आपस में गुणा करके लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा ABCD BCDE, तो आगे आपको बताना है क्या होगा। इस क्वेश्चन में शायद आपका थोड़ा सा दिमाग चल सकता है। तो देखिएगा A के बाद क्या आता है, B आता है, B के बाद C के बाद D और D के बाद E, यानी कि उनसे आगे आगे की सीरीज है। तो ऐसे ही X के बाद क्या आएगा आपका Y के बाद Z के बाद A और A के बाद B, तो आपका ये जो है वो सही उत्तर होगा। ठीक है। अच्छा 48 है, ध्वनि को मापते हैं डेसिबल में, तो तापमान को किस में मापेंगे, तापमान को मापते हैं थर्मामीटर में। तो थर्मामीटर जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए क्योंकि ऑप्शन देने लायक है भी नहीं, है ना। 49 है आपके, 9 आपका 90 बन रहा है, 10 आपका बन रहा है 110, तो 11 आपका क्या बनेगा।
तो देखिएगा ये क्या सीरीज बन रही है आपकी, 9 का स्क्वायर प्लस 9 है ना, 10 का स्क्वायर प्लस 10, ये आपका बनेगा 11 का स्क्वायर प्लस 11। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है आपका 121, और 121 में आपको क्या जोड़ना है, 11 जोड़ना है, तो वो कितना हो जाएगा आपका 132 हो जाएगा। तो 132 जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। उम्मीद करूँगा आपने सही आंसर निकाला होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है और आज का लास्ट है, ठीक है। ये क्या सीरीज है, उम्मीद करूँगा आपने खुद सोल्व किया होगा। ये सीरीज है आपकी अपोजिट लेटर की। ए अगर पहला है तो सबसे आखिरी क्या होगा, जेड होगा। ऐसे ही बी का अपोजिट है वाई, सी का अपोजिट है जेड, तो हमारा डी का अपोजिट क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा, ठीक है। ऐसे ही आपकी ये सीरीज चल रही है। तो गाइज़ ये थे आज के 50 प्रश्न। बताना कि आपको यह क्विज कैसा लगा। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।